हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चे क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में इसका सेकंड टॉपिक जो है कैपेसिटेंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो या वो लेक्चर नहीं देखा, पहले वो लेक्चर जाके देखिए, फिर इस वीडियो को, इस टॉपिक को कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। मतलब एक बॉडी के इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे, ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे तो वो बॉडी के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चार्ज स्टोर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पोटेंशियल। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पोटेंशियल। लेट्स से मेरे पास ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, इनिशियली इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल और चार्ज के रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज V = kq/r। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसको चार्ज देना शुरू कर दूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चार्ज देना शुरू कर दूंगा, इसके ऊपर चार्ज बढ़ाऊंगा, तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज यहां से हमें पता चल रहा है कि चार्ज बढ़ाएंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करेंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करेंगे, उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्यों इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उस बॉडी का, उतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, या उस पॉइंट पे उतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। लेट्स से इनिशियली मैंने इस ऑब्जेक्ट को चार्ज देना शुरू करा। ठीक है, इनिशियली मैंने इस ऑब्जेक्ट को चार्ज देना शुरू कर दिया। जब इनिशियली चार्ज दूंगा तो इसके ऊपर बहुत कम चार्ज होगा, मतलब अदर चार्ज पार्टिकल्स को, बाकी के चार्ज पार्टिकल्स को लाने के लिए मुझे बहुत कम वर्क डन करना पड़ेगा, या कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे इस बॉडी के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं अब इतना चार्ज है, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर चार्ज और बढ़ाना चाहूंगा, पॉजिटिव चार्ज और लेकर आ रहा हूं, तो ये पहले वाले पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस इनकमिंग पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इनकमिंग पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देंगे। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को इस ऑब्जेक्ट तक लेकर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, इन पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनाएगा, उसका पोटेंशियल बना देगा। अब लेट्स से मैंने और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और पॉजिटिव चार्ज, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। अब और पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वर्क डन और ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चलो जी, मैंने और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसके ऊपर। अब जो इनकमिंग और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश कर रहा हूं, इनकमिंग पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन सारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से रिपल्शन और इंक्रीज हो जाएगी। रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे और पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखने के लिए वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण पोटेंशियल भी बढ़ रहा है उसका। तो बात समझ में आई कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को चार्ज देता हूं
तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना क्यों शुरू हो जाता है? बिकॉज पहले के पॉजिटिव चार्जेस और ज्यादा रिपेल करना शुरू कर देते हैं इनकमिंग चार्जेस को, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था कि चार्ज देने से उसका पोटेंशियल क्यों बढ़ता है। ठीक है, एक तो हम ये पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज पहले वाले चार्जेस जो हैं वो इनकमिंग चार्जेस को और ज्यादा रिपेल करेंगे, जिसके कारण इस इनकमिंग चार्ज को यहां तक लेकर जाने के लिए मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा और पोटेंशियल भी उसका उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करेंगे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना बच्चे कि यहां पर Q क्या है, जितना चार्ज हमने इंक्रीज करा, इंक्रीज इन चार्ज, और यहां पर V क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो अगर इस फॉर्मूले को सही तरीके से लिखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स से पहले वाले टॉपिक में हमने क्या करा था, इस वाले टॉपिक में क्या करा था, इनिशियली चार्ज इसके अंदर जीरो था, मतलब एक ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिया था तो उसका पोटेंशियल भी जीरो था। अब हम क्या कर सकते हैं, यही सेम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं लेकिन इसके अंदर इनिशियली मैंने अपनी तरफ से कुछ चार्ज दे दिया। ठीक है, अब लेट्स से इसके ऊपर इनिशियल चार्ज जो है, इनिशियल चार्ज इज Q1। ठीक है, इनिशियल चार्ज इज Q1। अगर इसके ऊपर कोई ना कोई इनिशियल चार्ज है तो इनिशियल पोटेंशियल भी तो होगा बच्चे, उस इनिशियल पोटेंशियल को हम V1 ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने इसका पोटेंशियल और बढ़ाना है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको चार्ज देना शुरू कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, इसको चार्ज थोड़ा सा और दिया और इसका फाइनल चार्ज क्या हो गया, फाइनल चार्ज कितना हुआ Q2, और फाइनल पोटेंशियल कितना हुआ, फाइनल पोटेंशियल कितना हुआ V2। ठीक है, तो इंक्रीज इन चार्ज कितना हुआ, मतलब कितना चार्ज इंक्रीज करा, इंक्रीज इन चार्ज, हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन चार्ज कितना है, डेल Q इक्वल्स टू बाद वाला चार्ज माइनस पहले वाला चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। और इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना था, डेल V, हम बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज हमने दिया इस बॉडी को, जितना चार्ज बढ़ाया इस ऑब्जेक्ट का, उतना ही इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। हम ये लिख सकते हैं, जितना चार्ज बढ़ाया इस बॉडी का उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अगर हम अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पर आ जाता है एक कांस्टेंट जिसे हम अभी भी बोलेंगे कैपेसिटेंस। ये डेल V उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इंक्रीज इन चार्ज डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन आ गई। कैपेसिटेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना चार्ज हम एक ऑब्जेक्ट को दें, हाउ मच चार्ज शुड बी given to an object या given to a conductor to increase its potential by 1 volt। कितना चार्ज हम एक ऑब्जेक्ट को दें ताकि उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, बाय 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना चार्ज हम एक ऑब्जेक्ट को दें ताकि उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, बाय 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, इसको भी हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस।
ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू इंक्रीज इन चार्ज डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप यहां पर इनिशियली अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं तो सोचिए, इनिशियली अगर मैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेता हूं तो Q1 इनिशियल चार्ज कितना होगा, 0, और इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। बाद में मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दे दिया तो फाइनल चार्ज इसका कितना हुआ, Q। तो इसका फाइनल पोटेंशियल भी मैंने कितना ले लिया, V। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी हमने पीछे लिखा था, दैट इज Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, Q इक्वल्स टू CV। इतना समझ में आया सबको, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। ठीक है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। इसको कैपिटल F से शो करते हैं। और कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी चीज बच्चे हमने लिखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और फिर लिखा Q इक्वल्स टू CV। दैट मीन्स C जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, Q के चेंज होने या V के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, बल्कि Q और V डिपेंड करते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। अगर मैं कैपेसिटेंस चेंज कर दूंगा तो उसके ऊपर चार्ज या उसका पोटेंशियल भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं Q और V चेंज कर दूंगा, कैपेसिटेंस चेंज कर दूंगा, तो उसके ऊपर चार्ज जितना स्टोर है या उसका पोटेंशियल भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन एक तो नेचर ऑफ मीडियम, जो मीडियम उस कंडक्टर के अंदर है या उसके आसपास जो मीडियम है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, या डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर मतलब उसका रेडियस कितना है, उसका एरिया कितना है, उस डिस्टेंस कितना है दो प्लेट्स के बीच में। तो इन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस नीदर डिपेंड अपॉन Q और V। ठीक है, यह किसके ऊपर और डिपेंड नहीं करती, इट ऑल्सो डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चार्ज पार्टिकल स्टोर हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बल्कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, उस मटेरियल के डायमेंशंस के ऊपर करता है, या उसके अंदर कौन सा मीडियम स्टोर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हमने बच्चे अभी लिखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा या फिर चार्ज इंक्रीज कर दूंगा तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट शुड गिव अ स्ट्रेट लाइन बाय, हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चे, देखो Q इक्वल्स टू CV, ये तो हमने पीछे से देखा। ठीक है, अगर मैं इसमें +0 कर दूं तो देयर इज नो हार्म इन दिस। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर में +0 करेंगे, किसी भी वेरिएबल में या किसी भी फॉर्मूला में +0 करेंगे तो यही चीज हमारे पास वापस आ जाती है। अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx प्लस c, ध्यान से देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y एक्सिस के ऊपर मैंने कौन सी क्वांटिटी रखी है, चार्ज। x एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी रखी, पोटेंशियल। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 0। अगर y इंटरसेप्ट 0 है तो दिस ग्राफ जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी इट शुड पास फ्रॉम ओरिजिन।
और स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, हमें कैसे पता? बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर बच्चे लाइन कैसी बननी चाहिए? लाइन शुड बी लाइक दिस, इट शुड पास फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज इसका y इंटरसेप्ट क्या आया है? 0। ठीक है, x एक्सेस पे हमने पोटेंशियल लिया, x एक्सेस पे हमने क्या लिया है? पोटेंशियल। y एक्सेस पे हमने चार्ज रखा, तो इसका स्लोप भी कितना आया? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव कैपेसिटेंस। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? कैपेसिटेंस। और हम निकाल कैसे सकते हैं स्लोप को? ग्राफिकल मेथड क्या है स्लोप निकालने का? कोई भी दो पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लीजिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? v1, q1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? v2, q1। क्योंकि x एक्सेस पे हमने पोटेंशियल प्लॉट करा है, पोटेंशियल रखा है, तो यहां पर x वाला कोऑर्डिनेट भी पोटेंशियल का होगा, और y एक्सेस पे चार्ज रखा है तो y वाला कोऑर्डिनेट भी चार्ज का होगा। अब अगर इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है, बेसिक स्लोप के फॉर्मूले पे जाइए। स्लोप को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशो ऑफ चेंज इन y एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सेस। तो चेंज इन y एक्सेस इज q2 माइनस q1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सेस इज v2 माइनस v। इस तरीके से हम कैपेसिटेंस बाय ग्राफिकल मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, लेट्स से हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम स्फेरिकल कंडक्टर बना देते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर इज दिस। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर इज दिस। लेट्स से इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने दे दिया। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, तो सरफेस पे, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। और ये क्योंकि कंडक्टर है तो बच्चे इतनी बात याद रखना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। और अंदर पोटेंशियल क्या होगा? हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और कितना होगा? जितना सरफेस पे पोटेंशियल था उतना ही होगा। और व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस? के क्यू अपॉन में r। ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने इसको दिया? लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने इसको दे चुका था। लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मैं इसको दे चुका था। तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है, Q बाय V। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? Q डिवाइडेड बाय V। अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, क्योंकि हर पॉइंट पे तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर आप स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे भी पोटेंशियल निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो भी इतना ही आएगा। क्यों? बिकॉज रेडियस भी उसका हर पॉइंट पे सेम होगा। तो इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्यू से क्यू कट गया, आर ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ गया आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ गया आर डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, या फिर जिसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 1/4πε0। इतना ध्यान रखना, 1/4πε0। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं k की वैल्यू 4πε0r। अब यहां से पहली चीज देखिए किन किन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। बच्चे पहली चीज, 4 और पाई तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो इनको तो भूल जाओ। यहां पर ε0 आ रहा है, ε0 का मतलब है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ मीडियम, इसका मतलब अगर मैं मीडियम चेंज कर दूंगा तो कैपेसिटेंस विल आल्सो गेट चेंज। और दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी।
रेडियस कम करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। लेट्स से इन फ्री स्पेस, जब मैंने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करा, कुछ भी नहीं था वहां पे, फ्री स्पेस था सिर्फ, तो फ्री स्पेस में उसकी कैपेसिटेंस क्या थी, सी नॉट इक्वल्स टू, इसको सी नॉट ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्फेरिकल कंडक्टर की। अगर मैं वहां पर मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इफ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, तो अब उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से और आर, और एप्सिलॉन को फिर किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 4 पाई कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। बट यहां पर बच्चे ध्यान रखना कि कैपिटल के क्या है, कैपिटल के यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, कैपिटल के होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको अगर हम बाहर निकालेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो इट इज कैपिटल के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, फ्री स्पेस में जितनी उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस थी। और ये भी आपको पता होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होनी ही होनी है। अगर हम कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस विल ऑलवेज गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, तीसरी चीज, अभी हमने बच्चे फॉर्मूला लिखा दैट C इक्वल्स टू R बाय K। अब यहां पर हम कैपेसिटेंस को कंपेयर कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है एक बॉडी की कितनी हो सकती है, उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मुझे 1 फेराड की कैपेसिटेंस चाहिए, इफ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1 फेराड, जो कि बहुत ज्यादा होती है, अभी हमें पता चलेगा। अगर हमें 1 फेराड की कैपेसिटेंस चाहिए तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना होना चाहिए ताकि कैपेसिटेंस कितनी हो जाए 1 फेराड की। तो यहां पर मैं 1 वैल्यू पुट कर देता हूं R बाय K, इस K को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेडियस कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। तो अगर मुझे 1 फेराड का रेडियस चाहिए, सॉरी 1 फेराड का कैपेसिटेंस चाहिए, तो 1 फेराड का कैपेसिटेंस लाने के लिए उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना होना चाहिए, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो इट इज 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 किलोमीटर। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर, जो कि अर्थ से भी कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर ओनली, और ये तो रेडियस है। मतलब जो भी वो स्फेरिकल बॉडी होगी, मैं सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूं, सोचो उसका डायामीटर कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका डायामीटर विल शुड बी किलोमीटर। ठीक है, सन से भी बहुत बड़ा है। तो सोचो कैपेसिटेंस में 1 फेराड जो है वो कितनी बड़ी वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम अर्थ की कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, तो यहां पर अर्थ का रेडियस पुट कर दीजिए। अर्थ का रेडियस पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी कैपेसिटेंस निकलती है 716 माइक्रो फेराड की इक्वल निकलती है। तो जो अर्थ की कैपेसिटेंस है बच्चे, वो माइक्रो फेराड में है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट की कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फेराड में है। ठीक है, तो 1 फेराड इज वेरी बिग वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर। हम जो कैपेसिटेंस की वैल्यू पढ़ेंगे वो ज्यादातर पीको फेराड में पढ़ेंगे या माइक्रो फेराड में पढ़ेंगे, ज्यादातर पीको फेराड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस जो है वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। अगर हम कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़नी ही बढ़नी है, और ज्योमेट्री या फिर डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, रेडियस यहां पर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहले तो बच्चे कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है
ताकि उसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करवा सके, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सॉरी उल्टा लिख दिया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अगर हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं, अगर एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है, मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाती है। अब ऑब्जेक्ट ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। लेट्स से इसको समझाने के लिए ना हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, चार्ज्ड कंडक्टर ले लेते हैं, बल्कि लेट्स से यहां पर एक चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। यस, चार्ज कंडक्टर और इसके पर चार्जेस कितने हैं, पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज इज देयर। अगर चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव है तो बच्चे इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। इतना ध्यान रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। लेट्स से इसके पास हम एक अनचार्ज्ड कंडक्टर लेकर आते हैं, ठीक है, एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आते हैं। इस कंडक्टर को बोल देते हैं, इस कंडक्टर को बोल देते हैं बी। तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, ध्यान से देखना, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव चार्जेस जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही इसके दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से, ध्यान से समझना देखना, इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसका पॉजिटिव पोटेंशियल जो है, कंडक्टर ए का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस नेगेटिव चार्जेस के कारण यहां पर किसी पॉइंट पे, लेट्स से यहां पर हम कोई भी पॉइंट रख देते हैं, इन सारे नेगेटिव चार्जेस के कारण यहां पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्जेस ऑफ पोटेंशियल बी जो है वो इस ए प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और सेम चीज ये करेगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो इसका पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो लेट्स से ए प्लेट का जो पोटेंशियल था वो था 100 वोल्ट या 200 वोल्ट ले लेते हैं, पॉजिटिव है। प्लेट ए का जो पोटेंशियल था वो 200 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। और बी प्लेट के नेगेटिव चार्जेस के कारण इसी पॉइंट पे कोई नेगेटिव पोटेंशियल भी तो होगा, बिकॉज मान लेते हैं चार्ज नेगेटिव है, ध्यान से देखना, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इन सारे नेगेटिव चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वो हम पोटेंशियल कितना ले लेते हैं, लेट्स से -80 वोल्ट ले लेते हैं, -80 वोल्ट, ठीक है। और इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण इसी सेम पॉइंट पे पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 80 से कम होगा, क्योंकि आप ये देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आपको कौन सा डिस्टेंस कम लग रहा है, नेगेटिव चार्जेस वाला डिस्टेंस कम है तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल का, नेगेटिव चार्जेस का यहां तक डिस्टेंस कम है तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्जेस का डिस्टेंस ज्यादा है तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर कम होगा। लेट्स से पॉजिटिव पोटेंशियल मैं ले लेता हूं, +50 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए कितना हुआ, यहां पर तो प्लेट ए का पोटेंशियल जब दूसरी प्लेट बी नहीं रखी थी ये था, आइसोलेटेड प्लेट ए का पोटेंशियल था 200 वोल्ट, ठीक है। अब जब मैंने बी वाली प्लेट यहां पर लाके रख दी, बी वाला कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर यहां पे लाके रखा, तो अब प्लेट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे -30 आएगा, 200 - 30 + 170, उसका प्लेट ए का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव ही है,
लेकिन कितना है 170 वोल्ट। पहले कितना था 200 वोल्ट, अब कितना हो गया 170 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ, इसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। बट यहां पर तो बच्चे मैंने बोला था कि पोटेंशियल या चार्ज के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, वही प्रॉपर्टी है। तो इसको इनडायरेक्टली समझते हैं थोड़ा सा। अब इनडायरेक्टली कैसे समझेंगे, देखिए इसका पोटेंशियल कितना हो गया 170 वोल्ट हो गया। प्लेट बी के यहां पर रखने से इसका पोटेंशियल कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब 170 वोल्ट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे दोबारा से इसको दोबारा से 200 वोल्ट करना है, अगर पोटेंशियल को दोबारा से बढ़ाना है, इफ वी ट्राई टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, अगर मुझे प्लेट ए के पोटेंशियल को दोबारा से बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज देना शुरू कर दो, उसके ऊपर चार्ज बढ़ा दो। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्ज बढ़ाने से क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल दोबारा से 200 वोल्ट करना है तो उसको और चार्ज दे दो। अब देखो हुआ क्या, अगर मैं कोई सेकंड कंडक्टर बी कंडक्टर को या बी ऑब्जेक्ट को, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ए के पास लेकर आया तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अगर मुझे सेम पोटेंशियल पर लेकर जाना है तो मुझे और ज्यादा चार्ज देने पड़ेंगे इसको। तो बॉडी ए ने क्या करना शुरू कर दिया, और ज्यादा चार्ज स्टोर करना शुरू कर दिया ताकि उसका पोटेंशियल को दोबारा से इनिशियल वैल्यू पे लेकर आया जा सके। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज कर सकते हैं, ऐसे एक और चीज दिखा सकते हैं कि अगर मैं प्लेट ए की तरफ एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आ रहा हूं, यहां पर नेगेटिव चार्जेस जनरेट होंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा इस बार, मैंने क्या करा, पॉजिटिव चार्जेस की अर्निंग करनी शुरू कर दी। अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, यहां से सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए, अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए तो यहां पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की तो मैंने अर्निंग कर दी थी। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो मैंने इनिशियली यहां पर पॉइंट लिया था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कम ही होगा। तो वही सारी कंडीशन जो है वो हम रखते हैं, लेकिन ये वाले पॉजिटिव पोटेंशियल को हम खत्म कर देंगे क्योंकि वो इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण था, और इन पॉजिटिव चार्जेस की इस बार हमने क्या कर दी, अर्निंग कर दी और इसको खत्म कर दिया। तो यहां पर जो भी पोटेंशियल होगा वो या तो इन चार्जेस के कारण होगा या इन चार्जेस के कारण। तो वही कंडीशन को दोबारा से करते हैं। इनिशियली प्लेट ए का पोटेंशियल कितना था 200 वोल्ट, लेट कर रहे हैं, ठीक है, लेट कर रहे हैं। प्लेट ए का पोटेंशियल कितना था 200 वोल्ट। इन नेगेटिव चार्जेस के कारण इस सेम पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, लेट्स से -80 वोल्ट। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, +120 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हो गया, इसका पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इसको देखो, अब पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट से दोबारा से 200 वोल्ट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्जेस ट्रांसफर करवाना शुरू कर दो, क्योंकि चार्जेस इसके ऊपर बढ़ गए तो इसका पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये बॉडी क्या कर रही है, ए वाला कंडक्टर क्या कर पा रहा है, और ज्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है ताकि पोटेंशियल बढ़ जाए। तो चार्ज अपने अंदर ज्यादा स्टोर कर पा रहा है, दैट मींस इसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ चुकी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर,
कि अगर हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम अर्थ अनचार्ज कंडक्टर लेकर आएंगे, तो वो और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, क्योंकि अभी यहां पर पोटेंशियल को 200 वोल्ट पर लेकर जाने के लिए हमें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अगर हम एक 170 से 200 पर लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, विच स्टोर्स एन इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो, ठीक है। अभी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चे? अभी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 0, पोटेंशियल भी 0 होगा, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है, मतलब अगर इसके अंदर पोटेंशियल अभी इसका 0 है, हमने इसको बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट करा है, जब इसको बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट करा है तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर्ड भी 0 है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या? ध्यान से देखना, पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इस प्लेट से, ठीक है, इस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। अगर नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्जेस, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस की कमी हो गई। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपने भी बढ़ जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन से उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहां से नेगेटिव चार्ज खींच लिया और यहां से उतना ही नेगेटिव चार्ज या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट को दे दिए जाते हैं, तो इसका चार्ज कितना आएगा? माइनस Q, ठीक है। तो इस पॉजिटिव Q और इस माइनस Q, नेगेटिव Q के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड वाले टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो हम D ले रहे हैं और एक प्लेट का एरिया जो है वो A ले रहे हैं। एक प्लेट का एरिया इज A, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस इज D, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बच्चे? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। और अगर हमें दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट E इक्वल्स टू V बाय D। ये भी हमने पहली वाली वीडियो में ही करा था, ठीक है। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे दोनों प्लेट्स का तो इट इज E इंटू में D, E की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q डिवाइडेड बाय A इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू D। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स, ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम कर चुके हैं बच्चे, इट इज Q बाय V। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। Q से Q गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस फॉर्मूले से भी बच्चे हम यही देखेंगे कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला तो नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म आ रही है। दूसरा एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स आ रहा है, दैट मींस उसके ज्योमेट्री या फिर उसके डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो पहली चीज, अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम एरिया कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D दिखाई दे रहा होगा,
डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स बढ़ा देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, अगर हम उसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया हमने इसके बीच, सब मीडियम, तो हम एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, ठीक है। अब एप्सिलॉन की बजाय क्या लिख सकते हैं बच्चे? K इंटू में एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वेयर K इज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्लीज इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, कि कैपिटल K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर वाज नो मीडियम, बट क्या था, सिर्फ उसके अंदर फ्री स्पेस। तो हम ये लिख सकते हैं C इक्वल्स टू K इंटू में C। यहां पर भी वही वाला फॉर्मूला बना जो हमने पहले इसमें निकाला था, ठीक है, यहां पर भी फॉर्मूला बना है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर के बीच में, क्योंकि K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जब भी हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मीडियम वाली कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्री स्पेस वाली कैपेसिटेंस। तो जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटेंस ने इंक्रीज होना ही होना है, डिक्रीज कभी नहीं होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहां पर बच्चे दो तरीके का कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ना है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? ठीक है, जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, जैसे यहां पर हम 3 कैपेसिटर्स ले रहे हैं, जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब यहां पर बच्चे ये वाला एंड ऑफ कैपेसिटर जो है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। दैट मींस क्या होगा इस पे, देखो इस प्लेट पे क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है इस वाली प्लेट से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगी, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। यहां पर भी बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। लेट्स से पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। अगर तीनों में देखेंगे बच्चे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, तीनों में ही सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो पर यूनिट टाइम तीनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा होगा। बच्चे देखो करंट जो है इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा तो 1 सेकेंड के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे वर स्टोरिंग, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस कैपेसिटर C1 के अंदर भी, पहले वाले कैपेसिटर के अंदर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, दूसरे कैपेसिटर के अंदर भी Q अमाउंट, तीसरे कैपेसिटर के अंदर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा। बट आप ये देखिए कि अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, तो तीनों के पोटेंशियल्स की रीडिंग, जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनकी रीडिंग अलग अलग आएगी। वाई? बिकॉज पोटेंशियल को हम निकाल सकते हैं Q बाय C से, ठीक है। पोटेंशियल को हम निकाल सकते हैं Q बाय C से। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है,
सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है, तो Q तो कांस्टेंट है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो इन तीनों में से जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम आएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा। या आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, देखो V1 इक्वल्स टू हमने बोला 24/3 और ऐसे V2 इक्वल्स टू बोला 24/2। दोनों का न्यूमरेटर सेम रखा है। न्यूमरेटर क्या शो कर रहा है? चार्ज, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स क्या कर रहे होंगे? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर रहे होंगे। पहले वाले की कैपेसिटेंस रखी है 3 और दूसरे वाले की कैपेसिटेंस रखी है 2। तो यही सेम चीज मैंने यहां पर शो करने की कोशिश करी है। चार्ज सेम रखा है लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग ली है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 8 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 12 वोल्ट। आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। बट एक और चीज देखो, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा रखी है उसका पोटेंशियल कम आया है, जिसकी कैपेसिटेंस कम रखी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आया है, ठीक है। अब व्हाई आर वी स्टडिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? इसको सोचिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम स्टडी कर क्यों रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को इसलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज अगर मान लेते हैं मेरे पास 100 तरीके के ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में, तो इन 100 के 100 की बजाय मैं इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लूंगा और उस 100 कैपेसिटर्स की बजाय सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है। उन 100 कैपेसिटर्स की बजाय एक कैपेसिटर लगा दूंगा जो बैटरी में से उतना ही अमाउंट ऑफ करंट निकालेगा, जो बैटरी में से उतना ही अमाउंट ऑफ करंट निकालेगा जो इन सब का कॉम्बिनेशन निकाल पा रहा था, दैट इज आई अमाउंट ऑफ करंट ही निकालेगा। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज बोल देते हैं, तो इसको CS। अब एक और चीज, इसमें से करंट कितना निकल रहा था बच्चे? I, और इसमें से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट निकल रहा है। तो क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट निकल रहा है तो ये वाला कैपेसिटर भी सेम चार्ज स्टोर करेगा 1 सेकेंड के अंदर, पर यूनिट टाइम सेम चार्ज स्टोर करेगा। तो अगर ये तीनों कैपेसिटर्स Q चार्ज स्टोर कर रहे थे तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही स्टोर करेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बट पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिवाइड होते हैं तीनों कैपेसिटर्स के अलोंग सच दैट अगर मैं तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूं, तो इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो हम ये बोल सकते हैं दैट V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, हम ये बोल सकते हैं दैट V1 इक्वल्स टू Q बाय C1। फॉर सेकेंड कैपेसिटर, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2। ऐसे ही फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 इक्वल्स टू Q बाय C3 हो जाएगा। और फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसको हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, V इक्वल्स टू Q बाय CS। V1, V2, V3 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इट शुड बी Q बाय CS इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। इन सब में से बच्चे Q कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब यहां पर याद रखने वाली बात क्या है जो न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगी, कि अगर तीनों सीरीज वाले कैपेसिटर के अंदर Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा। तो मान लेते हैं अगर आप ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं V1, V2, V3, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस सर्किट का यूज करके टोटल चार्ज Q निकाल लो। यही चार्ज जो है वो इसके अंदर और इसके अंदर स्टोर होगा, और इन दोनों का यूज करके आप V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट, पैरेलल में कैपेसिटर लगाने का मतलब है कि मैं फर्स्ट कैपेसिटर ये, सेकेंड कैपेसिटर और ऐसे ही थर्ड कैपेसिटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसकी कैपेसिटेंस C3, तीनों बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तीनों बैटरी के साथ कनेक्टेड है। चलिए ठीक है। अब बच्चे तीनों कैपेसिटर्स का लेफ्ट वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि तीनों की लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और तीनों कैपेसिटर्स की राइट वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो बिगिन द नेगेटिव चार्ज। तो मैं कब बोल सकता हूं कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो और नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो। और होगा क्या, देखिए बैटरी में से निकला आई अमाउंट ऑफ करंट, यहां पर भी आया आई अमाउंट ऑफ करंट, यहां पर भी आई अमाउंट ऑफ करंट, इस पॉइंट पे आके तीनों करंट डिवाइड हो जाएंगे और I3, ठीक है। तो यहां से I1 करंट निकलेगा, यहां से I2 करंट निकलेगा और यहां से I3। इस पॉइंट पे आके तीनों करंट दोबारा से मिलेंगे और I अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा और वापस आ जाएगा I अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करता हूं, सेकंड कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आएगा बट चार्ज कितना स्टोर करेंगे तीनों कैपेसिटर्स, तीनों अब इस बार अलग अलग चार्ज स्टोर करेंगे। वाई? आप देखिए फर्स्ट कैपेसिटर के पास जा रहा था करंट I1, अगर I1 करंट जा रहा है तो ये पर यूनिट टाइम अलग चार्ज स्टोर करवाएगा, अलग अमाउंट ऑफ करंट I2 जा रहा है तो अलग चार्ज स्टोर होगा पर यूनिट टाइम, डिफरेंट करंट जा रहा है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा पर यूनिट टाइम। अब चार्जेस अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि तीनों के अंदर अलग अलग करंट जा रहा है, तो पर यूनिट टाइम अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा। तो लेट्स से C1 ने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करा, Q1, इसने Q2, इसने Q3। और इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट इज दिस, कि इन तीनों कैपेसिटर्स की बजाय मुझे सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना पड़े जो सेम अमाउंट ऑफ करंट निकाले फ्रॉम द बैटरी, जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल रहा था। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना अमाउंट ऑफ करंट निकाल रहा था, I। अब इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, इन तीनों का सम, दैट इज I। तो इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम ये ले लेते हैं, Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए कि हमने I बोला, I जो है इट इज इक्वल टू प्लस I2 प्लस I3। इसे हम लिख सकते हैं Q बाई टी, इसे हम लिख सकते हैं Q1 बाई टी, इसे हम लिख सकते हैं Q2 बाई टी, इसे हम लिख सकते हैं Q3 बाई टी। मतलब पर यूनिट टाइम यहां पर कितना चार्ज आ रहा था, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। पर यूनिट टाइम यहां पर कितना चार्ज आ रहा था, Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज। पर यूनिट टाइम यहां पर कितना चार्ज आ रहा था, Q2। और पर यूनिट टाइम यहां पर कितना चार्ज आ रहा था, Q3। अगर हम एलसीएम लेंगे तो T से T कट जाएगा, तो Q आ जाएगा बच्चे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर मुझे पैरेलल में टोटल चार्ज निकालना है, इक्विवेलेंट टोटल चार्ज निकालना है, तो मैं इन तीनों का चार्ज ऐड करके निकाल सकता हूं, ठीक है। बट तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और ये कैसे सेम रहता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी
उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा, बट ये रेशो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा, बट इसकी रेशो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। और रेशो क्या दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, रेशो क्या दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगी इसके अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, इतना ध्यान रखना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के लिए Cp इंटू वी, C1 इंटू वी, C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। इन तीनों में से हम V कांस्टेंट ले लेंगे और अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3।